सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का नमस्कार। हमारे साथ हमारी प्यारी बुआ जी हैं। बुआ जी आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार भाई, ये तो वर्ड फेमस है कि भाई मंजू आ जाई हैं तो हम तो आएंगे ही, प्यारी बुआ तो आएंगी ही आएंगी ना। जी है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्यारी बुआ जी का स्वागत तो हमने कर दिया, लेकिन कुछ और बातें हैं जिनसे हम एक जोरदार स्वागत आपका करना चाहते हैं। क्या हो गया? बात ये है कि कुछ तो नहीं है भाई, क्या हो गया? जी हमारे पास तो केवल बातें ही हैं। तो भाई खजाने में क्या क्या छुपा के रखा है? बिल्कुल, खजाना कह रहे हैं कि फटाफट बताओ। हाँ, खजाना तो बहुत बड़ा है, लेकिन उससे पहले कहना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति का समागम जब होता है तो एक बहुत सुंदर समा बनता है ना। और ऐसा ही आज जो है दो संगीत की बड़ी हस्तियां हैं तो जिनके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। एक तो केसरबाई केरकर और एक एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, क्या बात है। इनकी तो बहुत सारी जो रचनाएं हैं और खास तौर से इनका जो भक्ति संगीत का जो संग्रह है कहना चाहिए, जो उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, वाकई मजा आ जाता है सुनकर। तो सबसे पहले हम केसरबाई केरकर की बात करते हैं कि नहीं, उससे पहले तो हम ये बताएंगे ना भाई। यही तो हम कह रहे हैं कि बता दो कि और क्या क्या बताएंगे। भाई त्वचा की जो समस्या कुछ है, उसमें कुछ फंगस जैसी कुछ चीज लग जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है आज, तो इसका संरक्षण करना क्यों जरूरी है और क्या हो रहा है इसके साथ, जिसकी वजह से ये जरूरत आन पड़ी है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। और सखी विशेष के अंतर्गत नृत्यांगना मंजूषा सक्सेना की हम बात करेंगे और इसी के साथ हम कहीं घूमने भी चलेंगे। हाँ, कहाँ चलेंगे? आज चलते हैं, चलो ओरछा चलते हैं। बिल्कुल, आज ओरछा खूबसूरत जगह है भाई। और जो इतिहास में अगर आपकी थोड़ी सी भी रुचि है तो ओरछा घूमने में आपको बड़ा मजा आएगा। नहीं, आसपास नजारे भी बड़े खूबसूरत हैं, केवल ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि वाकई घूमने लायक जगह है। झांसी के पास में है तो सुंदर तो है ही, और मतलब नाम से ही अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब झांसी के पास है तो समझ जाइए कि कुछ तो खास है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने कहा कि संगीत और प्रकृति का समागम है ना, यही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल, तो अब बता दो जी। केसरबाई केरकर की आज पुण्यतिथि है और ये संगीत के क्षेत्र में एक चमकता हुआ नाम है जिनके बारे में हम बात करें और आज हम उन्हें याद करते हैं। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वे जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अलादिया खां की शिष्या थी और उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। बुआ जी सोचिए आप जरा। और हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में जयपुर घराना राग को अत्यधिक जटिल और कठिन पद्धति से गाने के लिए जाना जाता था और वो इसी की जो है शिष्या थी और इसी जयपुर शैली की वो सबसे लोकप्रिय और प्रख्यात कलाकार थी केसरबाई केरकर। तो आज हम उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं। और भाई तुम जो बता रही हो ना मंजू कि बुआ आप समझ जाइए, हम आपको बता रहे हैं भैया, ये आजकल के लोग समझे सोचते हैं कि बच्चे बड़े तेज हैं। अरे उस जमाने की बात देखो कि केसकर जी ने कैसे 7 साल की उम्र में प्रदर्शन कर दिया। सोचो कितनी सिद्धहस्त रही होंगी। बिल्कुल। और अब जिनकी हम बात करने जा रहे हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, भाई ये भी वर्ल्ड फेमस है ना। मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला डिस्क रिकॉर्ड कर बना लिया, है कि नहीं? बिल्कुल। और ये भी शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा, जिनकी संगीत की चमक अभी भी ज्यों की त्यों बरकरार है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जैसे सम्मानों से जिन्हें नवाजा गया और जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं और आज उनकी जो है जयंती है, तो उन्हें हम याद करते हुए उन्हें सादर नमन करते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आप पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया मंजू, और प्रथम महिला है जिनको की कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार संगीत कला निधि मिला। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि 10 साल की उम्र में ही उन्होंने डिस्क अपना रिकॉर्ड करवाया था और फिर कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और केवल 17 वर्ष की आयु में चेन्नई में विख्यात म्यूजिक अकेडमी में संगीत कार्यक्रम उन्होंने पेश किया। सोचिए बुआ जी, 17 वर्ष की उम्र में पूरा एक संगीत कार्यक्रम पेश करना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बहुत अद्भुत। और कितना उन्होंने
उन्होंने सीखा होगा इतनी कम उम्र में कि वो इस लायक हो गई कि एक संगीत का कार्यक्रम पेश कर सके, संगीत का कार्यक्रम पेश कर सके। और ताउम्र जो उन्होंने सेवा की संगीत की, तो वो कह सकते हैं ना कि उनके संगीत की कला में तो चमक थी ही, चेहरे पर एक अलग चमक थी, एक अलग आभा थी, कांति थी। जैसे कि वो बिल्कुल गाती नहीं थी, बल्कि जो भजन वजन करती थी जैसे दिल से गा रही हूँ, ऐसा देखकर पता चलता था ना? बिल्कुल, मीराबाई के भजन जब वो गाती थी तो भजन के लिए जिन भावों की जरूरत होती है, उनके चेहरे पर वो भाव पूरी तरह से उभर कर सामने आते थे और ऐसा लगता था कि हाँ, वो जो है भक्ति में पूरी लीन हो गई है और संगीत में तो वो लीन थी ही। और इन दोनों के समागम से जो संगीत हमें सुनाई दिया वो अद्भुत था। जी हाँ, और इसी तरह से केवल ऐसा ही नहीं, हिंदी की तो हम बात कर रहे हैं, हमारे साथियों ने सुना होगा, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने मलयालम से लेकर भारत की अनेक भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। और ऐसा नहीं है, उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया भाई। और इनमें सबसे यादगार है 1947 में बनी फिल्म मीरा। भाई मीरा की तुम भी दीवानी हो, बार बार बता रही है मंजू, है ना? और इसमें MS सुब्बुलक्ष्मी जी की मुख्य भूमिका थी। और ये तमिल फिल्म, तमिल में भी बनी ये फिल्म और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई। और इसके जो आपने कई प्रसिद्ध मीरा भजन भी इसके गाए। बिल्कुल, और अनेक मशहूर हस्तियों ने आपकी कला की तारीफ कुछ इस तरह से की है कि लता जी ने आपको तपस्विनी कहा है और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने आपको सुस्वर लक्ष्मी कह के पुकारा और किशोरी अमोनकर ने आपको आठवां सुर कहा। बिल्कुल, वाकई आठवां सुर है आप। और आपके सुर तो खैर अभी भी हमारे बीच में गूंज रहे हैं, है ना? बिल्कुल, तो ऐसे भारत रत्न को हम याद करते हैं और उन्हीं का गाया हुआ एक मीरा भजन सुनते हैं भजन के साथ। जी। हरि चरणन के राधे, हरि चरणन के राधे, मलिन विषय रस त्यागे जग के, मलिन विषय रस त्यागे जग के, मलिन विषय रस त्यागे जग के, राम नाम रस प्यारी
बुआ जी, तन और मन को जैसे कि भक्ति का एक डोज जैसे मिल जाता है ना, इतनी परम शांति मिलती है ना जब ये आवाज, जब ये भजन इस तरह के हम सुनते हैं, तो है ना? सुनते हैं, और ये एक साधना के बाद ही उसमें वो शक्ति आती है, कह सकते हैं ना, हाँ, जो हमें इस तरह से खींच लेती है अपनी ओर, चुंबक की तरह। हाँ, और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है। चेतावनी दे रही है हाँ। कुछ बातें, हाँ। तो इस बारे में अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस दिन ओजोन परत से जुड़े तथ्यों के बारे में जागरूकता बनाई जा सके। हमारे जीवन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, हाँ, बुआ जी, उतनी ही जरूरत ओजोन की होती है। ये लोगों को शायद कम ही पता होती है ये बात, और इसलिए इसे बचाने के समाधान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। भाई यही तो हम कह रहे हैं, अब लोग जानना चाहेंगे कि क्या है ओजोन परत, है क्या चीज। हाँ। तो ओजोन जैसे कि O3 इसका अणु नाम है, एक अणु है और ऑक्सीजन के 3 अणुओं के जुड़ने से बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे एक विशेष प्रकार की गंध आती है। और अगर हम बात करें तो धरती जो है, हमारा भूतल है, उससे लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब गैसों की परतें होती हैं। यानी कई परतें होती हैं। हाँ, उनमें से एक परत ओजोन की भी होती है, और जिनमें से जो ओजोन की परत है वो धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से धरती पर मानव जीवन की रक्षा करती है। और सूरज से आने वाली ये पराबैंगनी किरणें जो है ना, ये मानव शरीर की कोशिकाओं की सहन शक्ति के बाहर होती है, यानी अगर हमारे शरीर पे आ जाए तो हम जल जाएंगे। हाँ, इसीलिए जो है इसके बारे में हमें चिंता हो रही है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है, हम सोचते हैं कि सूर्य की किरण सीधे सीधे आ रही है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो वायुमंडल में जिन गैसों का हमने नाम लिया, हीलियम है, ओजोन है, ये सब चीजें जो हैं बचाती हैं, एक अपने परत का काम करती हैं और सुरक्षा कवच है। और फिर अब क्षय की बात अगर हम करें, जिसलिए आज हम इसलिए जागरूक होने की बात कर रहे हैं, वो ये है कि ओजोन परत के क्षय की जानकारी सबसे पहले 1960 में हुई, और वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया है और ये प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। अब जाहिर है कि बढ़े तो कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है, और वायुमंडल के हर साल मतलब 0.5% के हिसाब से ओजोन की मात्रा कम हो रही है वायुमंडल में, और जाहिर है कि हम जिम्मेदार हैं। हाँ, बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। और ये जो ओजोन का क्षय है, ये क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है। तो ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कोई और नहीं, जैसा कि आपने अभी बताया कि हम खुद हैं, कि मानवीय क्रियाकलापों में अज्ञानता के चलते वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा बढ़ गई है जो धरती पर जीवन रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही है। अब वो कौन कौन से काम हम कर रहे हैं ये भी हमें बताना पड़ेगा, है ना? फ्लोरोकार्बन जैसे CFC ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। और इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायन हैं। अब जैसे इन सब की अगर हम बात करें तो हैलोजन है, जैसे हमने सुना ही है भाई, हैलोजन जला दो। अक्सर देखा होगा बहुत तेज रोशनी चाहिए होती, तो उसमें जो हैलोजन गैस होती है उसकी वजह से वो तेज रोशनी होती है। ये तो हमने सुना ही है सबने नाम। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब रसायन जो है ओजोन को नष्ट करने में सक्षम हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं ओजोन क्षरण पदार्थ। हाँ। और इनका उपयोग हम अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, जैसे एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, फोम है, रंग है, प्लास्टिक है। हाँ। ये सब चीजें जो है वो नुकसानदेह हैं। हाँ, इन सब में इन रसायनों का उपयोग होता है और यही हमारे लिए घातक है। और ओजोन परत का जब क्षय हो जाता है तो इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये अब आपको बताते हैं कि अनेक दुष्प्रभाव इससे हो सकते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जैसा कि हमने बताया, कि धरती पर वायुमंडल में सीधे प्रवेश कर जाती है, जो कि बेहद गर्म होती है। और हम केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हम सभी के लिए हानिकारक होती है। अगर ये ज्यादा अगर आने लगे तो जो खड़ी हुई फसलें वो भी नष्ट हो जाएंगे। हाँ, जीव जंतु जितने निवास कर रहे हैं वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से ये बड़ी ही घातक चीज है भाई। जाहिर है कि जब हम नहीं उसको सह पाएंगे तो ये पौधे तो बड़े नाजुक होते हैं, ये तो बता भी नहीं पाएंगे और अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? बस सब कुछ मिला जुला है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि इनकी वजह से ये जो तुमने बताया कि पौधे हैं, जीव जंतु नष्ट होंगे। और इसके संग संग अगर हम सीधे सीधे अपने मानव की बात करें, बड़े स्वार्थी हैं हम लोग, है ना? तो अगर थोड़ा सा डरा दिया जाए, डरा क्या देना चाहिए, बल्कि सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर है कि जब किरणें ये सीधे सीधे जब आएंगी
पराबैंगनी किरणें, जिनको कि अगर आपने सामान्य भाषा में सुना होगा प्रचलन में, अल्ट्रावायलेट रेज, तो त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है, श्वसन रोग, अल्सर, मोतियाबिंद, ये सब घातक बीमारियां जो हैं वो आप ये ना सोचें कि सिर्फ उम्र के वजह से हैं, बल्कि ये जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज जो आएंगी उनकी वजह से भी ज्यादा तेजी से होगा, और ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत तेजी से प्रभावित करती है, यानी नष्ट करती हैं। अब हर व्यक्ति शायद ये सोच रहा हो कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये भी बता दें कि कैसे हमें ओजोन परत की सुरक्षा करनी है। तो ऐसे सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक कंटेनर और स्प्रे जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC विद्यमान है या पाया जाता है, उन उत्पादों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए या फिर उसे कम से कम करें। और साथ ही खेती करने में जिन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें खेती कुछ इस तरह से करनी है कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी कि जो प्राकृतिक तरीके पहले से हम अपनाते आए हैं उनको अपना करके अगर आप खेती करेंगे तब जाकर के इस समस्या का कुछ समाधान निकल पाएगा। यानी हम एक प्रतिबंध लगा सकते हैं, थोड़ा सा तो लगाम लगाई जा सकती है, और क्यों नहीं लगा सकते। पहले भी तो हम खाते पीते थे और उर्वरकों का प्रयोग करते थे, आप सब जानते हैं कि जैसे कि गोबर की खाद है या बाकी ऑर्गेनिक चीजें हैं उनका प्रयोग करें। और अब तो बात आती है कि चलो खेती हम नहीं करते, हम तो बड़े आराम से कह देंगे सब लोग, तो खुद ही श्रोता बहुत सारे कह देंगे कि ठीक है भैया हम तो बच गए। ऐसा नहीं, आप नहीं बचे। अगर आप खेती नहीं करते हैं तो जाहिर है आप शहर में रहते हैं, फिर आप कुछ वाहन चलाते होंगे, तो उसमें जो धुआं निकलता है वो भी बहुत हानिकारक होता है। तो उनका नियमित रूप से हम तो यही कहेंगे भाई रख रखाव रखें, उसका ठीक से वो करें और कम से कम उपयोग करें। यानी लोगों की आदत हो गई है ना, चलने की आदत बिल्कुल रही नहीं होगी। थोड़ा सा भी दूर अगर जाना है, कुछ भी लाना है, तो सबसे पहले वो अपना वाहन उठाएंगे और चल देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि थोड़ा चलने से उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और कम से कम थोड़ा तो धुआं कम होगा। वो तो है ही। उसके संग संग एक और मजेदार बात है, जितनी देर में वो वाहन निकालते हैं और करते हैं, जैसे एक छोटी सी चीज है रोजमर्रा की, दूध या ब्रेड लेने जाना है, नमक लेने जाना है, तो उतनी देर में तो शायद वो लेकर आ जाएं, लेकिन जितनी देर में वो वाहन निकालेंगे ये भी हम नहीं सोचते हैं कि हम पोछेंगे निकालेंगे। भैया उतनी देर में जाओ लेकर आ जाओ। तो भाई ये तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, और स्वास्थ्य सेहत भी बनाइए। फिर उसके संग संग हम ये भी कर सकते हैं ना मंजू, कि आसपास खूब ढेर सारे वृक्ष लगाएं, जो वृक्ष हैं उनकी देखभाल करें, उन्हें पानी दें, और कहीं उन्हें कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे रोकें। इस तरह से हम ऑक्सीजन की भी जो है ना वायुमंडल में अगर कोशिश करें कि उनकी मात्रा बढ़ाने की इस तरह से, तो एक तरह से ओजोन का बचाव हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था ना कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। यानी अगर वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ओजोन बनना भी ज्यादा होगा, और जब ओजोन ज्यादा होगी तो उसके परत के क्षय होने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि उसकी एक मोटी परत बना लीजिए आप लोग, है कि नहीं? इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि प्लास्टिक और रबर की जो चीजें ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो कई लोग उसे एक जगह सड़क पे इकट्ठा करके जला देते हैं। तो करें क्या? देखो तुम ये भी तो सोचो, वो कहेंगे अब बताइए हम करें क्या? इस्तेमाल ही कम करें उन चीजों का। यही बात है ना, है ना? तो उनको जलाने से बहुत सारी ऐसी इतनी हानिकारक गैसें निकलती है ना कि वो वायुमंडल को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी ही बहुत कम है। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक बात ये बताओ, जानकारी की तो छोड़ो, ये जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो जो दुर्गंध आती है, बिल्कुल वो सीधे सीधे मतलब हमारे दिल दिमाग पर बिल्कुल छा जाती है और तकलीफ ही देती है। अब इससे ज्यादा नुकसान कैसे पता चलेगा? असहनीय नहीं हो जाता है वहां खड़ा होना। जब अगर वहां ऐसा हो रहा है तो हम थोड़ी दूरी पर वहां खड़े नहीं रह सकते। तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए इतनी हानिकारक है, लेकिन हम क्या सोचते हैं ऊपर चली जाएगी, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसी वातावरण में रह रहे हैं, ये पर्यावरण हमारा भी है, इसलिए इसकी सुरक्षा के बारे में सोचना हम सबका प्रथम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बहता चलेगा मीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में कल का नजारा
योगदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। पसारे अब से जिएंगे हम भी अपने सहारे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में ढलता नजारा मेरे साथी। भरे हुए खलियान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में ढलता नजारा मेरे साथी। कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। तो बुआ जी अब जागेगा नहीं बल्कि अब जाग जाना है, ये समय आ चुका है। बहुत बातें बहुत हो गई, अब संकल्प लीजिए और बिल्कुल जुट जाइए काम में, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा जो आपका योगदान जो हो सकता है वो हम करने की कोशिश करें, है ना? बिल्कुल। और देखो वैसे भी ना, जो ये चीजों के प्रयोग की बात है, वृक्ष लगाने की बात है, या वाहन चलाने की बात है, उर्वरकों के इस्तेमाल की बात है, ये सब तो हमारे हाथ की चीज है, उसको तो किया जा सकता है ना। हाँ, और पेड़ लगाना ये तो बड़ा आसान है। और अभी बारिश के दिनों में तो देखिए छोटा सा एक बीज डाल दीजिए, छोटा सा पौधा लगा दीजिए, देखिए तुरंत उगाता है। और वो जो नन्हा सा पौधा जिसको हम बढ़ते हुए देखते हैं ना, वो मतलब दिल को इतना सुकून देता है और ऐसा लगता है कि ये जो कृति है ये हमारी है। यही तो हम कह रहे हैं भाई, कि कितना मजा आता है, उसका आनंद लीजिए और खुश रहिए, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा हम माहौल देकर जाएं कि वो भी खुश रहें। बिल्कुल। तो अब देखिए संगीत की बात हो गई, प्रकृति की बात हो गई, अब हम बात करेंगे मंजूषा सक्सेना जी की, जो कि नृत्यांगना है। और शास्त्रीय नृत्य जो है हर स्त्री को सीखना चाहिए, इससे वे मन के भावों को आसानी से व्यक्त करना सीख जाती है। मंजू ये तुम बता रही हो? नहीं, और बता रहा है? ये मंजूषा जी बता रही है। अच्छा, तो ये मानना है जोधपुर में भरतनाट्यम की अलख जगाने वाली मंजूषा सक्सेना का, और वे भरतनाट्यम के माध्यम से लोगों को नृत्य की बारीकियां सिखाती हैं, और वे चाहती हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की महक पूरी दुनिया महसूस करे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, वर्ल्ड फेमस होना ही चाहिए हमारे देश को, है कि नहीं? बिल्कुल। और आपका जन्म मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 21 जनवरी 1970 को हुआ था। परिवार मध्यम आय वाला था और नृत्य का कोई माहौल भी नहीं था, फिर भी फिल्मी नृत्य देखकर थोड़ा बहुत नृत्य सीखने लगी मंजूषा जी, और पिता नृत्य के बहुत खिलाफ थे। वैसे उस जमाने में यही होता था, इसलिए सीख नहीं पा रही थी, परिवार का बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा था उन्हें। हाँ, लेकिन उनकी माँ को मंजूषा की नृत्य के प्रति दीवानगी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए घर वालों से छुपाकर आसपास की जगहों पर नृत्य प्रशिक्षण के लिए उन्हें भेज दिया जाता था। एक दिन एयरफोर्स में कार्यक्रम के दौरान स्क्वाड्रन लीडर परेश सक्सेना ने उनका शो देखा और वे इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने मंजूषा जी को प्रपोज कर अपना जीवन साथी बना लिया। क्या बात है। और फिर शादी के बाद वो दिल्ली आ गई और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। फिर जाहिर है जैसा होता है
कि परिवार में उलझ के रह गई नृत्य करना, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें तो होती ही हैं जब आप कहीं अपने मन का करना चाहते हैं, या यूं कहें कि कुछ भी जहां समाज में विरोध हो और कुछ करना चाहें आप, तो दिक्कत होती है। लेकिन परिवार संभालने के लिए ये सब झेलना उनकी मजबूरी बन गया। लेकिन फिर भी जब हौसले बुलंद होना तो कुछ भी किया जा सकता है। यानी कि शादी के बाद जो नृत्य करने की उनकी जो इच्छा थी वो घर वालों को पसंद नहीं थी, और इस वजह से कुछ दिक्कतें उन्हें आई। और इन सब के बावजूद भी जैसे ही घुंघरू, तबला और मृदंग की आवाज उनके कानों में पड़ती तो वे अपने सारे दुख भूल जाती। अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने मुसीबतों से मुकाबला करते हुए दिल्ली में गुरु सरोजा वैद्यनाथन के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और 9 साल का कोर्स 5 साल में पूरा किया, और यहाँ से उन्हें जीवन जीने का मकसद मिल गया। क्या बात है। और भाई इसके बाद इनके पति का स्थानांतरण जोधपुर हो गया। यहाँ थोड़ा सा ऐसा था मंजू उस समय कि भरतनाट्यम को कोई इतना अच्छी तरह से नहीं जानता था। फिर इनको लगा ऐसा कि ये एक चुनौती है, क्यों ना राजस्थान में लोगों को भरतनाट्यम के बारे में बताया जाए और इसके बारे में इनका लगाव जो है वो पैदा किया जाए, थोड़ी रुचि जगाई जाए कि हाँ लोग जाने अपने देश की इस कला को। हाँ, और चूंकि ये एक साउथ की कला है और राजस्थान में जो वहाँ के जो लोकल चीजें हैं उनको लोग ज्यादा महत्व देते हैं, और इस वजह से लोग ज्यादा जानते नहीं थे। तो उन्होंने भरतनाट्यम को पहचान दिलाने की वहाँ ठानी और इस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। भरतनाट्यम की भाषा तमिल होने से इसके बोल व नृत्य करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उन्होंने इसे सरल बनाया जिससे छात्राओं को समझ में आने लगा। और फिर उन्होंने चंडीगढ़ सरकार से मान्यता प्राप्त प्राचीन कला केंद्र से मान्यता लेकर अपने खुद के नृत्य स्कूल की शुरुआत की। क्या बात है। और मंजूषा जी ने अपने स्कूल से अब तक करीब 6000 छात्राओं को भरतनाट्यम में डिप्लोमा करवाया, वहीं 15 बच्चियों का अरंगेत्रम कराया, और शहर में कई जगहों पर आपने कक्षाएं संचालित करती हैं ताकि बच्चे सीखें, और दूर दूर से छात्राएं आती हैं सीखने के लिए। और आज मतलब एक तरह से कह सकते हैं इनके कारण, इनके प्रयासों से जोधपुर भरतनाट्यम का हब बन गया है। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने एक शब्द अभी कहा कि आरंगेत्रम, अब ये क्या है हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मंजूषा जी अपने जीवन में लंबे संघर्षों के बाद सफलता उन्होंने देखी, और आज वे हजारों बच्चियों की गुरु माँ बन गई है, और अपने जीवन में आई कठिनाइयों का मुकाबला कर ऐसा मुकाम उन्होंने बनाया है कि राजस्थान में भरतनाट्यम को अलग पहचान उन्होंने दिला दी, जहाँ की लोग ज्यादा इसके बारे में जानते नहीं थे। जी हाँ, और ये कह सकते हैं एक तरह से कि सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है वो एक बड़ा अच्छा तरीका है, और उसको इन्होंने किया। और इसलिए वो 3 साल की बच्ची से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को सिखाती हैं। अमेरिका, टोरंटो, कनाडा गई, वहां भी भरतनाट्यम सिखाती रहीं। कनाडा में विश्व हिंदू परिषद के शो में आपने प्रदर्शन भी किया, और 1999 में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव संगीतायन में प्रथम पुरस्कार भी आपको मिला। बिल्कुल। अब आरंगेत्रम क्या होता है ये हम बताते हैं कि भरतनाट्यम का अपना एक विस्तृत इतिहास है, और शुरुआती दौर में बच्चियों को इसकी तालीम के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। तो बहुत मेहनत से सीखने के बाद जब बच्चियां 14-15 वर्ष की हो जाती थी तो इस उम्र में इस नृत्य में पारंगत वो हो जाया करती थी, और उस दौर के राजाओं और नामचीन परिवारों और अपने गुरुजनों के समक्ष इसकी प्रस्तुति वो दिया करती थी, और इसी प्रस्तुति को आरंगेत्रम कहा जाता है। और इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि आरंगेत्रम में आने वाले मेहमान और बड़े बुजुर्ग तो बच्ची को आशीर्वाद देते ही हैं, साथ ही ईश्वर की भी कृपा बरसती है जब बच्ची आरंगेत्रम करती है, ऐसी मान्यता है। और आरंगेत्रम को इस विद्या का सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। बिल्कुल। और वैसे भी जब अगर और भी स्थानों पर जब बच्चे सीखते हैं भरतनाट्यम खास तौर से, तो यूं कह सकते हैं कि वो मंच प्रस्तुति के लिए अब तैयार हो गए हैं, और एक आत्मविश्वास भी उनके में आता है कि अच्छा आज हमने अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, अपने साथ वालों के सामने, और जो भी हमारे सहभागी हैं उनके सामने आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे से बच्चों को सजाया जाता है, और लोग उसका विशेष तरीके से एक आयोजन करते हैं। निमंत्रण पत्र वगैरह छापते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और छोटा सा उत्सव जैसा करते हैं। तो बच्चों का भी जो है ना एक उत्साह होता है कि अच्छा अब हम इस विधा को और आगे बढ़ाएं और अच्छी तरह से सीखें। जब ये तो शुरुआत है, तो आगे और करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? और एक आरंगेत्रम ना बुआ जी मैंने भी देखा था, तो उसमें 3 घंटे का पूरा प्रदर्शन था, और वो बच्ची छोटी ही थी, यही उम्र उसकी कुछ 14-15 वर्ष की उम्र, और केवल एक ब्रेक उसने बीच में लिया 3 घंटे के बीच में, और
डेढ़ घंटा पहले और 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद डेढ़ घंटा फिर से उसने प्रस्तुति दी और इतनी शानदार वो प्रस्तुति थी। और वो चूंकि छोटी बच्ची जब करती है ना इस तरह का अच्छा काम, तो लगता है। और भी मन के अंदर ये भाव जागते हैं कि भाई बच्ची खूब तरक्की करे और आशीर्वाद देने का हमारा मन करता है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है, ये कह सकते हैं कि एक समाज में भी ये पता चलता है कि अच्छा एक और कलाकार हमारे सामने आ गया है, अगर आपको आवश्यकता पड़े तो इनका भी हम और बार बार प्रदर्शन देखें, है ना। चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू चम चम घुंघरू बोले। चले तो आंचल ढलके, पग पग रूप गगरिया छलके, बाट चले तो आंचल ढलके, पग पग रूप गगरिया छलके, कंचन काया झिलमिल झलके, कंचन काया झिलमिल झलके, खाए कमरिया हिच बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। मन गमगसा धनि धमा, पल पल बढ़ती जाए उलझन, पार करे कैसे घर आंगन, पल पल बढ़ती जाए उलझन, पार करे कैसे घर आंगन, जान के दुश्मन बन गए झांझन, जान के दुश्मन बन गए झांझन, भेद जियरवा के खोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले।
क्या बात है भाई, छम छम घुंघरू जब बोलता है ना तो पैर ऐसे ही थिरकने लगते हैं। फिर तो बिल्कुल, जब हम भी इतने मगन हो जाते हैं इसमें और हम भी झूमने लगते हैं, तो मंजूषा जी जैसे जो लोग होते हैं जिनका इसमें कुछ विशेष लगाव होता है, तो उनका तो फिर थिरकना मतलब बनता है। या हम सोच सकते हैं कि उनके जिनमें ज्यादा लगाव होता है, उनके उस समय भावनाएं क्या जागृत होती होंगी उनके मन में, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं। और वैसे भी समझ में आता है ना, जैसे उन्होंने बताया कि सारी परिस्थितियों से वो जूझने के लिए तैयार थी। जब वो मृदंग और तबला और घुंघरू की जब आवाज सुनती थी, उनकी ध्वनियां जैसे कि उनके लिए जीवन प्राण जैसी होती है ना, कि प्राणवायु जैसे हो ना, वैसा रहा होगा। ऐसा लगता है कि ओजोन परत थोड़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ना। खुश रहने से भी होती है ओजोन परत अच्छी, अपने मन की, और घूमने से भी होती है। तो चलते हैं ओरछा, है ना? बिल्कुल, ओरछा चलते हैं। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है एक कस्बा ओरछा, और ये मालवा पठार के पास स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास की कलात्मक विरासत के लिए जाना जाता है। और यहाँ कई पुराने महल और मंदिर हैं जो कि देखने लायक हैं। और ये पर्यटन स्थल बेतवा नदी से घिरा हुआ है। बेतवा नदी 7 चैनलों में विभाजित है, जिसे कि सतधारा भी कहा जाता है। अब सोचिए बुआ जी, 7 धाराएं जब अगर मिलती होंगी तो वो दृश्य जो है, और खासतौर से शाम और रात के समय वो दृश्य कितना मनमोहक होता होगा। मनमोहक होता है। और बेतवा नदी कई कई जगह तो इतनी स्वच्छ दिखती है कि उसके जमीन के जो कंकड़ पत्थर दिखते हैं, मछलियां दिखती हैं, और बहुत सुंदर लगता है। लेकिन कहते हैं कि जब यही बहुत विकराल हो जाती हैं, जब इसमें बाढ़ आती है और बारिश के बाद, तो आजकल होगा कुछ ऐसा ही। तो हम बात कर रहे हैं ओरछा। शक्तिशाली बुंदेला राजाओं की समृद्धि को दर्शाता है ये, और 16वीं शताब्दी के बुंदेला राजपूतों द्वारा स्थापित किया गया था। किंवदंती है कि ये सतधारा, जैसे तुमने बताया, ओरछा के 7 सतकालीन प्रमुखों के सम्मान में है। ओरछा बुंदेला शासकों की पूर्ववर्ती राजधानी भी है। हाँ बिल्कुल। और ओरछा को मध्य प्रदेश का शाही शहर भी कहा जाता है। प्राचीन समय में ओरछा को उर्छा नाम से जाना जाता था, और बाद में धीरे धीरे इसका अपभ्रंश होते होते ओरछा हो गया है ना। और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए घूमने की अच्छी जगह है, और चाहे तो आप दोस्तों के साथ वहां जाए, परिवार के साथ जाए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है ये। और अगर आपको फोटोग्राफी में रुचि है तो आप महलों और मंदिरों की मध्ययुगीन वास्तुकला को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो भाई जाएंगे तो कैमरे में कैद तो करेंगे ही, है ना। और घूमने लायक स्थान की अगर बात करें तो ओरछा फोर्ट जो किला है सबसे बड़े, पहले बात कर रहे हैं उसकी, बेतवा नदी के तट पर स्थित है और घूमने की सबसे अच्छी जगह है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया, और जिसे पूरा होने में कई साल लग गए। और इस किले में कई महल, मंदिर, स्मारक हैं जो देखे जा सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो भी बहुत आकर्षित करता है, बहुत खूबसूरत होता है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घूमा जा सकता है। टिकट सरकारी हिसाब से है, जो भी नियम है। 10 रुपए है शायद। बिल्कुल। और कहीं भी आप घूमने जाए तो समय का ध्यान जरूर रखें। जैसा कि इसमें हमने कहा कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा लेट जाते हैं और हम इतना दूर तक घूमने गए, उस चीज को हम देख नहीं पाते, तो थोड़ी तकलीफ होती है मन को। तो इसके लिए समय के बारे में थोड़ी जानकारी आप पहले से ले लें। और जो दूसरी जो जगह है यहाँ देखने, वो है जहांगीर महल। तो जहांगीर महल मुगलों के लिए एक गैरिसन और गढ़ के रूप में किया गया था, और इसका निर्माण 1598 में भरत भूषण द्वारा किया गया, जब उन्होंने बुंदेला के वीर देव सिंह को हराया था। और यह स्थान मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें महल के गुंबद बड़े शानदार हैं और महल के द्वार इतने विशाल हैं कि सीधे हाथी भी महल में प्रवेश कर जाता है। वाह। और राजा राम मंदिर, यहाँ जाने पर एक अद्भुत पवित्रता का एहसास होता है, और कहते हैं कि ये अयोध्या है छोटा। और ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। और पहले से मधुकर शाह का ये महल था पहले, और बाद में भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद जो अगली चीज है देखने लायक, वो है राजमहल। ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही स्थित है ये राजमहल, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। ये अपनी त्रुटिहीन वास्तुकला और लुभावनी भव्यता के साथ खूबसूरती से बनाया गया है। महल में शानदार मीनारें और भित्ति चित्र हैं, जो पर्यटकों और कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है।
तो भाई देखो, घूमने जब जाते हैं तो चीजें तो अच्छी लगती हैं, और खास तौर से ये जो नक्काशी वगैरह हम लोग क्या किया ना, सब बिल्कुल अलग जगह की, अलग अलग अपनी कुछ न कुछ विशेषता लेकर है। शैली सबकी अलग अलग है, और चित्रकारी की भी शैली सब जगह की अलग बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अब चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर। 1875 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल के दौरान इसका निर्माण हुआ, और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का तो केंद्र है ही, और मंदिर का एक बड़ा हिस्सा अभी तक अधूरा है, जो एक दिलचस्प तथ्य बना हुआ है। और इस मंदिर में आपको गहन आध्यात्मिकता का अनुभव होगा, इतना पुराना है, जाहिर है। बिल्कुल। और बेतवा नदी की हम बात करते हैं, और ये भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। इसमें आप राफ्टिंग और राइड जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, और घाट के किनारे आरामदायक समय व्यतीत कर सकते हैं। जब शाम का समय हो या थोड़ी रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, उस समय आप इन घाटों के किनारे बैठ जाइए और यहाँ से उसका नजारा देखिए, तो देखिए कितना आनंद आता है। और पानी की जो हल्की हल्की खुशबू आती है हवा में घुल करके, उसका मजा ही कुछ और होता है। अब हमारे साथी सोच रहे होंगे कि ये पानी की खुशबू जो है वो कैसे आती है। तो इसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी मंद मंद ध्वनियां हैं वो भी सुनेंगे, और आप मंद मंद खुशबू भी उसका भैया आप आनंद उठाएंगे। जाएंगे तो जरूर उसका एहसास आपको होगा। फूलबाग ये भी बहुत आकर्षक और खूबसूरत सी जगह है, जो हरी भरी हरियाली से घिरी हुई है, और इसमें कई फव्वारे हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, चार चांद लगा देते हैं। इसका निर्माण राजकुमार दीनन दरहौल हरदौल के लिए एक स्मारक के रूप में किया गया था, जिन्होंने अपने बड़े भाई के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आत्महत्या कर ली थी। हाँ, तो इस उनके याद में बनाया गया। और इसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को ये समर्पित है, और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। ये श्रद्धालुओं के साथ साथ कला प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इसमें एक अनूठी वास्तुकला है, जो किले और मंदिर के सांचों का अद्भुत मिश्रण है। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी भी देखने लायक है। भैया देखो, ऐसा है ना कि किला महल तो बहुत घूम लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे छतरियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हवेली है, तो थोड़ा एक गीत सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जी। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। फिर आग बिरहा की मत लगाना, के जल के
माथे पे मैंने रख ली, ये जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, ये जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। बुआ जी, जब हम ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं ना, तो इनकी जो खूबसूरती होती है, इनकी जो यादें होती है ना, वो भी हमारे मन में एक मंदिर में दिए की तरह हमारे मन में बस जाती है और हमेशा के लिए वो बातें हमारी यादों में दर्ज हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जलती रहती हैं और जब हम चाहते हैं एक बार फिर से उसकी रोशनी का मजा ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा उन पीछे चले जाएं अपने समय में और याद करें उन अच्छी अच्छी बातों को कि हम परिवार के साथ गए थे, हमने ये देखा था, वो देखा था, यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठ करके हमने खाया था, इस घाट पर बैठे थे। तो वो जो बातें हैं ना, वो याद करते ही हमारे मन मस्तिष्क में जो ताजगी आती है, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ भाई यहीं पर हम एक बात और कहेंगे कि जब हम अच्छी यादें लेकर जाएंगे तब, अगर हमने वहां पर कुछ पिकनिक जैसे मनाया, कुछ खाया पिया और कचरा वहीं छोड़ दिया ना, तो न हम अच्छा याद कर पाएंगे, न जो हमारे बाद आएंगे उन्हें कुछ अच्छा लगेगा। तो भाई अब हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि बच्चे लोग की ये अब लोग ये बात क्यों कर दी, भैया इसके संग संग ये सब करना भी बड़ा जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है बुआ जी, और ये बताना आवश्यक है कि जब आप कहीं घूमने जाएं तो दूसरों के लिए उतनी ही अच्छी जगह छोड़कर आएं, उसे गंदा ना करें। ऐसा नहीं कि आपने मजा ले लिया और बाकी के लोग गंदगी देख करके सोचे कि अरे हम यहाँ क्यों आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ये कहाँ आ गए और दूसरा ये भी सोचे कि इसके पहले कौन यहाँ आया था, है ना, आपका पता ना ढूंढने लगे। हाँ, और उन इमारतों पर अपना नाम ना लिखें। जिन्होंने बनाया है उनके नाम फेमस है, आपके लिखने से वो नाम फेमस नहीं होंगे, है ना। तो चलिए अब ओरछा की बहुत सारी जगह हमने कहा था ना, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित छत्रियां जो हैं, ओरछा के महाराजाओं के स्मृति स्थल हैं। जैसे तुमने कहा ना कि भाई उनकी याद है, उसमें तो आप अपना कोई भी चिन्ह न छोड़े वहां पर, वो दिल विल बना के ना आए। तो जो ओरछा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अतीत की भव्यता का प्रतीक है, यहाँ 14 छतरियां हैं जिनका निर्माण बुंदेलखंड के राजाओं के सम्मान में किया गया और इस पर अनूठी वास्तुकला शैली है और सुंदर डिजाइन है। और इन्हें नदी के विपरीत दिशा में एक पुल से देखा जाए तो इनका जो है ना बहुत खूबसूरत प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो वाकई बहुत मनमोहक और अद्भुत। यानी पानी के अंदर उन छतरियों का प्रतिबिंब देखना कितना अनूठा एक अनुभव होता है। 14 की जगह 28 हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य भी वहां पर है। ये जगह उनके लिए आदर्श जगह है जो वन्य जीवों को नजदीक से देखना पसंद करते हैं। और 1994 में 1994 में इसकी स्थापना हुई और ये लगभग 46 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ आप तेंदुए, बाघ, सियार, बंदर और मोर समेत कई सारे वन्य जीवों और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। थोड़ा नहीं, बहुत ठीक से। पहली बात तो अपनी सुरक्षा, दूसरी बात इन जानवरों की सुरक्षा। छेड़छाड़ ना करें उनसे और थोड़ा दूर से देखें, और जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। बिल्कुल, नहीं तो आप छिड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी आपको दाऊ जी की हवेली भी देखनी है। तो जहांगीर महल के उत्तर में स्थित है ये। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ और इसमें खूबसूरत भित्त चित्र मौजूद हैं जो सदियों से अच्छी तरह से संरक्षित है और आप देखकर आनंद ले सकते हैं। हाँ, और अब ओरछा जाने का कौन सा अच्छा समय भी आपको बता दें कि अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है वो यहाँ जाने के लिए अच्छा है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुखद होता है। चाहे तो आप मानसून में भी जा सकते हैं यहाँ, लेकिन बारिश यहाँ औसत रूप से होती है, इसलिए बारिश में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि गर्मियों में ना जाए, क्योंकि यहाँ का तापमान उस समय 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और ये गर्मी आपको बहुत परेशान कर सकती है। फिर आप सोचेंगे क्यों आए यहाँ पर। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि मौसम देख करके जाए जब सुहावना हो। यही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री भी पहुंचाने के लिए हम जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हमने ओजोन को जो तकलीफ दी है ना, इसलिए 45 क्या, अब उससे भी ज्यादा आगे तक पहुंच जाता है। तो आप फिर परेशान होंगे। और ट्रेन से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है झांसी। यहाँ से ओरछा केवल 18 किलोमीटर है। झांसी से आप टैक्सी ले सकते हैं, अपनी वाहन से भी आप जा सकते हैं आसपास अगर आप रहते हैं सड़क मार्ग से। और झांसी बस स्टैंड सबसे नजदीक है। हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा है ग्वालियर, जो ओरछा से बस 116 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से भी आपको जैसे जाना हो आप जा सकते हैं, तो जाइए और घूम करके आइए और हमें बताइए कि ओरछा आपको कैसा लगा।
रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियां आज एक धार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयाँ, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयाँ। दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयाँ, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयाँ। 100 गुना निखार है आज तो सिंगार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले, जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले। जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले, जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले। एक नई दुनिया खड़ी अपने इंतजार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। बुआ जी, सभी के जीवन में चार चांद लगते रहे, हम तो यही दुआएं सबके लिए देते हैं और इसीलिए इतनी सारी बातें हम बताते हैं उनके खुद के बारे में, प्रकृति के बारे में, खान पान के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, है हाँ, ना? क्योंकि भाई हमें भी तो अपनी भी चिंता है ना, हाँ। है कि नहीं? और देखो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम बताते हैं, हमारे साथी भी इस बात को बखूबी समझते हैं। हाँ। आपने एक बहुत अच्छा लिखा है कि संरक्षण दिवस है ओजोन का, और इसको मनाने का उद्देश्य लोगों को इसकी रक्षा के लिए जागरूक करना है। ओजोन परत हमें सूर्य के हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग इस परत को नुकसान पहुंचाता है, हमें इन रसायनों का प्रयोग खत्म करना है। तो भाई इन सब पे तो चर्चा की, लेकिन इन्होंने एक और खास बात बताई है। इन्होंने लिखा है कि इस वर्ष वैज्ञानिकों ने इसकी थीम रखी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका अर्थ है हमें अपने भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। मुझे खुशी होती है कि विविध भारती द्वारा इन मुद्दों पर चर्चा करके लोगों को जागरूक किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर एक जीव पर पड़ता है, परंतु हम मनुष्य ही हैं जो इसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अब चेतने का समय है। बिल्कुल, अब चेतने का समय है और नहीं चेते तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए चेत जाना है। और ऐसी एक और समस्या बारिश के दिनों में देखने को मिलती है, वो हमारी त्वचा पर फंगस हो जाती है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये फंगस आखिर है क्या। कई बार क्या होता है कि बहुत दिनों तक खुजली चलती रहती है और लाल लाल वो त्वचा हो जाती है, और वो कुछ भी जो भी ऑइंटमेंट घर में पड़ा होता है वो लगा लेते हैं या छोटे मोटे उपाय करते हैं। लेकिन अगर हम इसके प्रति लापरवाही बरतें तो कई बार ये गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसलिए अपनी मर्जी से कुछ ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन से ज्यादा अगर उस पर खुजली हो रही है, या 2 दिन भी कई बार तो काफी हो जाते हैं उसको बढ़ने के लिए, तो आप डॉक्टर को दिखाइए और उससे जो भी डॉक्टर इलाज लिखते हैं वो आप लिखिए। कई बार मेडिकल शॉप पर जाते हैं ना, कई सारे ऑइंटमेंट खुद अपनी मर्जी से ले आते हैं बस और लगा लेते हैं, बताते हैं और कह देते हैं भैया ये समस्या है, तो कुछ दे दो
और वो भी दे देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ठीक है अभी नहीं पैसे खर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर ऐसे ही केवल दुकानदार दवा दे सकता होता तो डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल। तो भाई थोड़ा सा अपनी अकल लगाइए। और एक बात बहुत अच्छी हमारे साथी ने लिखकर भेजी है कि ओजोन की जो परत है वो अगर गड़बड़ हो रही है तो भी कहीं ना कहीं से हमारी त्वचा पे जो चकत्ते आते हैं और ये सब समस्याएं भी इस वजह से भी उठती हैं। हमने जब बात की थी तो हमने बात कही भी थी कि त्वचा संबंधी समस्या भी होती ही है। तो देखो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। और ये बहुत अच्छा लगा हमको मंजू, इन्होंने जैसे कहा ना कि हम ही सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, बाकी पेड़ पौधे और जानवर वो तो कोई बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम सबसे मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है प्रकृति को। तो हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। हमें और किसी को बोलने की बजाय हमें खुद ही सावधान होना है इसके लिए और प्रयास भी करना है। तो क्या है बुआ जी कि बारिश में क्या होता है, नमी बहुत ज्यादा होती है ना वातावरण में, और ये फंगस को फैलने के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है कि ज्यादा समय तक नमी रहना। और बारिश में चूंकि तापमान भी थोड़ा कम रहता है तो ऐसे में सूख नहीं पाता है। और हम गीले में काम करते हैं, हमारी उंगलियों के बीच में बहुत समय तक गीलापन रहता है। हमारे जो जोड़ रहते हैं, जब फोल्ड जो भी है शरीर के, वहां पर थोड़ा गीलापन रहता है। कई बार जब गर्मी के दिनों में बहुत देर तक पसीना वहां रहता है तब भी गीलापन रहता है, तो भी हो जाती है। तो लेकिन फिर भी फंगस जो है ज्यादातर इसी मौसम में होता है। पसीने से तो होता है लेकिन इस समय ज्यादा होता है क्योंकि उस समय फिर भी सूखने की संभावना रहती है। इस समय जहां हम अंतःवस्त्र पहनते हैं वहां पर, या हमारे और भी जो अंग हैं जैसे ये आर्मपिट जिसको कहते हैं, हमारे दोनों बाजुओं के अंदर जैसे, तो ऐसे ही हाथ अगर बहुत देर तक मुड़ा है तो उंगलियों के बीच में, जैसे तुमने कहा पैर के उंगलियों के बीच में ज्यादा होता है क्योंकि अगर हमने जूता मोजा पहना है तो ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सारी जगहों पर जो ये संक्रमण होता है फंगस वाला, ये बहुत नुकसानदेह है। तो इसके लिए थोड़ा सतर्क रहें। और ये दिखता तो नहीं है, मतलब सिर्फ खुजली चलती है इसलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये वहां धीरे धीरे पनपने लगता है और ये बहुत जल्दी अपनी प्रजाति को बढ़ाता है, पैर फैलाता है। तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और अगर ध्यान नहीं दो तो फिर मतलब स्थिति गंभीर हो जाती है। इसके लिए इसकी तरफ ध्यान दें। और खास तौर से जो फोल्ड है, जैसे उंगलियों के बीच की जगह और जितने भी फोल्ड है, उसको आप थोड़े से पोंछ के और ठीक से रखने की कोशिश करें। और बारिश में कपड़े नहीं सूखते फिर भी थोड़े से गीले होते हैं और हम उन्हें पहन लेते हैं, तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। दूसरे, बहुत देर तक पानी में काम ना करें। थोड़ा सा जो है अपने शरीर के अंगों को सुखाने की कोशिश करें। और जहां बहुत गीला रहता है वहां भी आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर भी आप ज्यादा समय तक ना रहे। घर में भी थोड़ा सूखा वातावरण बना रहे, कपड़े, पर्दे और बिस्तर आपके सब सूखे हों, तो वहां ये की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कपड़ों में भी होता है और उससे भी फिर आपके शरीर में होने की संभावना रहती है। तो शरीर का तो पूरी तरह से ख्याल रखें, यानी खूब अच्छी तरह से सुखा लें। हो सके तो थोड़ा धूप अगर जैसे ही निकले तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं और उसके साथ साथ पाउडर आदि लगा के किसी भी तरह से सूखा रखें अपना हर शरीर का हर अंग। बिल्कुल। और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको भी ये बहुत जल्दी होता है। और जिन लोगों को डायबिटीज होता है, शुगर की बीमारी होती है, उनको भी ये बहुत जल्दी होता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी और ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। या तो फिर आप कुछ अच्छी तरह से खा पी करके, कसरत करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाएं ताकि फंगस का संक्रमण या अटैक आपके ऊपर ना हो। बिल्कुल। और अगर आपको शुगर की समस्या है तो इसके फंगस का जो संक्रमण होता है उसको ठीक होने का भी जो है संभावना कम हो जाती है। बहुत धीरे धीरे ठीक होता है। तो बेहतर है कि हम लोग जैसे बराबर कहते हैं कि उपचार से बेहतर है कि आप सावधानी रखें, तो बेहतर है इलाज की जरूरत ही ना पड़े आपको, है कि नहीं? और पर्याप्त सफाई का ध्यान रखें कि आपके जो शरीर के अंग है उनकी पर्याप्त सफाई होती रहे, तो ये जो है संक्रमण की संभावना तो भी कम हो जाती है। तो इन सब बातों का ख्याल रख के हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके शरीर पर कहीं कोई छोटा सा चकत्ता आ गया है, कोई खुजली हो रही है किसी तरह की, तो हो सकता है कि ये फंगस का संक्रमण हो और आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, दवाई लें और इसका पर्याप्त उपचार करें। बिल्कुल उपचार करें। और इस मौसम में खासतौर से ये तो शरीर की बात होगी, लेकिन खाने पीने का भी पूरी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि रोटी है या ब्रेड है, जो भी चीजें, इसमें भी ये फंगस जो है तुरंत लगता है। तो अक्सर दिखता भी नहीं है, कभी कभी उसी रंग का होता है। तो किसी भी चीज को खाने से पहले भी बड़े अच्छी तरीके से उसको देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सीधे उसका सेवन कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें ताकि हम भाई चाहते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल। और अब समय समाप्त हो रहा है, तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ जी का नमस्कार।